अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज़ सईद के साथ आज के टाक शाक में। नाजरीन, मुझे क्यों निकाला, मतलब इमरान खान को क्यों निकाला गया और जो उनका इब्तदाई बयानिया, क्योंकि बयानिए काफ़ी बदले हैं, तो जो इब्तदाई बयानिया वो अमेरिका के हवाले से था कि अमेरिका इस रजीम चेंज की साजिश में इन्वॉल्व है। उसके बाद खबरें आई कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की थी। ना सिर्फ लॉबिंग फर्म हायर की थी, वो जो इनके लॉबिस्ट थे अमेरिका में, वो सीआईए के पाकिस्तान में साबिक स्टेशन चीफ थे और वो इनके बिहाफ पे लॉबिंग कर रहे थे। अभी जो नई बात आई है वो ये है कि उसमें से जो उनको पैसे मिलते थे इन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, आप कह लें, क्योंकि पीटीआई के लोग, अनऑफिशियल लोग जो हैं, वो इस सारे कॉन्ट्रैक्ट के अमल में इन्वॉल्व थे। तो वो पैसे जो हैं उसमें से कोई खर्चा पानी हुसैन हक्कानी साहब को भी गया, यानी कि उनको कोई $30,000 हुसैन हक्कानी साहब को गया। उसकी क्या बैकग्राउंड है, ये सारी स्टोरी क्या है, और क्या पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान में कोई हुकूमतें तब्दील करवा सकता है, इस पर हम बात करेंगे एजाज़ सैयद से। एजाज़ साहब ज़रा बताएं कि ये स्टोरी क्या है। अच्छा चीमा साहब, ये स्टोरी तो शुरू हुई सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि अमरीकी सीआईए के पाकिस्तान में स्टेशन चीफ रहे हैं 9/11 के मौके पर बॉब ग्रिनेर, वो और हुसैन हक्कानी, इन्होंने पीटीआई की हुकूमत के लिए लॉबिंग के लिए हायर किए गए थे। लेकिन ये पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका में काम करते रहे। यानी कि हायर किसने किया था? पीटीआई की हुकूमत ने। और काम किसके खिलाफ करते रहे? पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, ताकि वो नीचे गिर जाए या वो हुकूमत ख़त्म हो जाए। ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स की। इसके ऊपर शीरीन मज़ारी साहिबा, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने कुछ एक आध दिन पहले बात की। मीडिया में कोई इतनी हाईलाइट नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जी, ये जो जनरल बाजवा था ये मिला हुआ था हुसैन हक्कानी से और अमेरिका में लोगों से। तो हम तो उस वक्त हैरान रह गए थे कि हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो जनरल बाजवा ने उस मीटिंग में कहा कि जी मैं बड़ा हैरान होता हूँ, पाकिस्तानियों से काम नहीं लिया जाता। तो हम किसी ने पूछा भी क्या काम, तो उन्होंने कहा जी हुसैन हक्कानी से काम लिया जाना चाहिए या उसको कोई ओहदा दिया जाना चाहिए, चाहे मतलब हिंटिंग के उनको सफ़ीर बना दें। तो लेकिन हमने नहीं बनाया। तो ये जो जनरल बाजवा है ये हुसैन हक्कानी मुल्क दुश्मन है, इस तरह की बातें उन्होंने की। अच्छा, अब उसके ऊपर डॉन अखबार के अनवर इकबाल साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टोरी भी की। लेकिन पूरी जो पिक्चर है वो क्या है? पहली बात तो ये है कि बॉब ग्रिनेर कौन है। अच्छा, पहले तो ये है कि उनकी स्टोरी जो है, जी हाँ, मेरे ख्याल है उसमें जो नई चीज़ें हैं वो एक तो था कि होता यही है कि जो अमेरिका में एक उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक वेबसाइट है, तो उधर जितनी भी लॉबिंग फर्म्स होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, वो सारा उधर डिक्लेयर करते हैं कि मैं कितने पैसों पे किसके लिए लॉबिंग कर रहा हूँ। ठीक, कि लॉबिंग का अमल जो है वो यही है कि लीगल हाँ, यानी कि ये है कि कोई जो मसलन पाकिस्तानी गवर्नमेंट है और ये समझते हैं कि हमारी जो अमरीकी हुकाम है या अमरीकी मीडिया है उधर तक हमारी एक्सेस नहीं हो रही। ये ऐसे ही है कि जैसे अमेरिका वाले पाकिस्तान में एजाज सईद को अपना लॉबिस्ट रख लें और वो कहें कि यार ये उमर चीमा और ये फलां फलां लोग जो हैं इनसे मेरा रब्ता करा दो। ठीक है, या गवर्नमेंट के लोग नहीं मिलते, यार राना सनाउल्लाह तुम्हारा बड़ा जानने वाले हैं, तो आप इनसे बात करा दें, या ख्वाजा आसिफ साहब से, या कोई पीटीआई में भी आपके लोग हैं, ये तो हमें मिलते नहीं हैं। तो ये काम जो है, जो अमरीकी लॉबिस्ट हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए उधर करते हैं कि उधर के मीडिया से रब्ता, उधर के थिंक टैंक्स जो हैं, ताकि उनको अपना एक मौक़िफ़ बयान कर सकें, जो कांग्रेसमैन है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है। तो वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं कितने में बिका हूँ, कितने में लॉबिंग मैं इनका लॉबिस्ट बनाऊँ, वो डिटेल्स जो हैं उन्होंने वो वेबसाइट पे डाली होती है। बस एक करेक्शन करनी है आपकी। अमेरिका ने अगर पाकिस्तान में किसी को लॉबिस्ट हायर करना है ना, तो उसके नाम से पहले जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल या कर्नल ब्रिगेडियर रिटायर्ड होना चाहिए। और ये हुआ है, नहीं ये शायद, हुआ लेकिन भी ये है। भी हो सकता है ना कि किसी रिटायर्ड फौजी के बेटे को भी हायर कर सकते हैं। अच्छा, एनी हाउ, तो चीमा साहब ये फारा की आपने बात किया है। अच्छा, मैं उसमें जो एक चीज़ है, जी, वो जो पहले कोई रिकॉर्ड आया ना, उसमें तो आ गया कि जो लॉबिस्ट फर्म ने जितने पैसे लिए, ठीक है, एक उसका एक ज़िमनी जो है ना, उन्होंने रिकॉर्ड और अपलोड किया जो कि पहले नहीं था। वो अनवर इकबाल साहब ने उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने वो निकाला और उसमें ये पता चला कि कोई दो मुख्तलिफ मौक़ों पे
उन्होंने कोई $20,000 और $10,000 की दो मुख्तलिफ रकमें हैं जो कि हुसैन हक्कानी साहब को दी हैं, वो बाब ग्रेनर ने, जो आपके दोस्त हैं। और नाजरीन के लिए एक खुशी की खबर ये है कि आप बाब ग्रेनर से भी मिले हुए हैं। जी बिल्कुल, बाब ग्रेनर का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है। इशू ये है उमर के, अमेरिका से जब कोई खबरें आती हैं ना पाकिस्तान में, तो जो ऑथेंटिक सोर्स है ना, मैं जिसको बड़ा डिपेंड करता हूँ पाकिस्तानी मीडिया के वाले, वो डॉन अखबार के अनवर इकबाल साहब हैं। जब वो वाशिंगटन से कोई स्टोरी लिखते हैं तो मैं बड़े गौर से पढ़ता हूँ, और ये बड़ा उनका कमाल है कि साल से वो वहाँ पे से खबरें हमें दे रहे हैं, और बड़ी उनकी खबरें बड़ी आई ओपनर्स होती हैं। ये जो बाब ग्रेनर हैं उमर चीमा साहब, जब 9/11 हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर, आपको बड़ा एक उफ्ताद आन पड़ी थी। 9/11 के मौके पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो CIA का स्टेशन चीफ था वो बाब ग्रेनर था, और ये वही बाब ग्रेनर है जिसने हामिद करज़ई और बहुत सारे और लोगों को कनेक्ट किया था। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो पहली कार्रवाई हुई थी, जब अमेरिका ने अटैक किया था, तो ग्राउंड लेवल पे जो पहली कार्रवाई हुई थी, तो उसमें ये बंदा था, ये खुद अफ़गानिस्तान के अंदर। तो आपका भी जब वो CIA चीफ थे तब उनसे रब्ता था या बाद में? मेरा उनसे रब्ता तब हुआ था उमर चीमा साहब, जब उन्होंने एक किताब लिखी 88 डेज इन कंधार। अच्छा। तो मैंने वो किताब पढ़ी, और एक तो उनकी बुक की लॉन्च थी यहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने उनका इंटरव्यू किया। फिर एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं एहसान गनी साहब, जो कि नेक्टा के चीफ रहे हैं, IB के भी फॉर्मर चीफ थे। तो नेक्टा के जब वो चीफ थे तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाई थी जिसमें पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया, तो बाब ग्रेनर को भी बुलाया था। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू मीट डिफरेंट पीपल। तो मैंने बाब ग्रेनर से मुलाकात की। तो बाब ग्रेनर को मैंने जब उसकी किताब के जो मुख्तलिफ हिस्से पढ़ के सुना तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ। तो हम काफ़ी देर हमने बैठे और गपशप लगाई। ये आपका पुराना तरीका वारदात है, जो अहले किताब है आप उनको इसी तरह पकड़ते हैं। जी हाँ। तो बाब ग्रेनर बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ बड़ा क्लोजली काम किया हुआ। अब बाब ग्रेनर एक कंट्रोवर्सी आई थी, विदाउट गोइंग मच इनटू द डिटेल, वो यहाँ से इस्लामाबाद से उनको ट्रांसफ़र किया गया था अमेरिका में, तो फिर वो अमेरिकी CIA से अलग हो गए थे। एक कंट्रोवर्सी आई थी। खैर, अब वो लॉबिस्ट के तौर पर वहाँ पर काम करते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं। और आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, आपने भी थोड़ा सा बताया कि इफ्तिखार दुरानी साहब, इफ्तिखार रहमान दुरानी साहब ने स्पेशल, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, अच्छा, NDU से PhD की हुई है उन्होंने। अच्छा, किस में की हुई है वो? पता नहीं, कोई गवर्नेंस में या किस में, कोई। अच्छा, चीमा साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब जो है ना, वो उन्होंने दस्तखत किए थे किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि वो लॉबिंग करेंगे अमेरिका में। अच्छा इजाज़, इधर थोड़ा सा मैं भी ऐड कर। जी जी। और ये जो काम होता है, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट, जब आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे होते हैं, तो ये होते हैं फॉरेन ऑफिस के ज़रिए। ठीक है। और इसमें इन्वॉल्व होता है लॉ मिनिस्ट्री। ठीक। इस काम में ना लॉ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया और ना फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व किया गया। और इफ्तिखार दुरानी को ये शो किया गया जी कि जो गवर्नमेंट है, ये जो है ना, किसी को जो बड़ा है ना उसके निके हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आप इनको गवर्नमेंट ही समझे। ठीक बात है। अच्छा, और ये इन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, जिसे रिप्रेजेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, उसके लिए बड़ा काम भी किया। कैसे किया? और आपके लिए ये बात, ये हमारे नाजरीन के लिए भी नहीं होगी, और चीमा साहब आपके लिए भी नहीं होगी। वो ये कि जिन दिनों अगस्त 2021 में, आपको पता है हमारे ISI चीफ जो जनरल फैज़ हमीद थे, यार बड़े पॉपुलर आदमी है, जो भी बात करते हैं इनका जिक्र ना हो तो बात पूरी नहीं होती। तो जनरल फैज़ हमीद साहब काबुल में गए थे, और आपको पता है कि जब काबुल में अफ़गानिस्तान में टेक ओवर कर लिया गया था तालिबान की तरफ से, तो आते साथ तालिबान ने ख़वातीन पर कोई पाबंदियाँ लगाई थी। उसके बाद ISI चीफ जो थे हमारे, वो अमेरिका गए थे, उससे पहले भी और उसके बाद भी। और जनरल फैज़ हमीद अमेरिका में जाके किससे मिलते रहे? बाब ग्रेनर से। और बाब ग्रेनर इनको मुतलका लोगों से मुलाकातें करवाते रहे, जो फारा में डॉक्यूमेंट, वो तो है इन्हीं से मिलते हैं ना, लॉबिस्ट जो थे। एग्जैक्टली। लेकिन ये बात कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई ना, कि जनरल फैज़ हमीद। और मेरी इतलात ये भी है, जिनकी मेरे पास अभी तस्दीक नहीं है,
कि जब जनरल नदीम अंजम गए तो वो उनकी मुलाकात भी जनरल फैज़ हमीद के थ्रू इसी बाब ग्रेनेड से हुई है। मैंने बाब ग्रेनेड लोगों से मिलने के लिए राब्ते तो उन्होंने कराने थे एग्जैक्टली लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात किस लिए पैसे किस लिए दे रहे थे, वो ठीक बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। है। मैंने बाब ग्रेनेड को मैसेज किया तो मेरी एक दो दफा बाद में भी जब वो चले गए थे तो उनसे फोन पे बात होती रही। आपने कहा हे बाब, मैंने कहा बाब किस किस से मिल रहे हो? अच्छा, उसने मैसेज मेरा देखा और ही डिडंट रिप्लाई। तो खैर तो बाब ग्रेनेड साहब इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि वहाँ पर ज़ाहिर है आपकी एक पोजीशन रही हो और आप वाशिंगटन में रहते हो, अमेरिका में इंटेलिजेंस का काम करते रहे अमेरिकी CIA के लिए, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए उनका छोटा अफसर भी उसकी बड़ी ऐसी हैसियत होती है क्योंकि उसको सिस्टम्स का पता होता है। हमारे यहाँ लोगों को सिस्टम का नहीं पता होता। खैर इन्होंने वहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस, इन्होंने जो हेड लिखा है ना, इन्होंने मीडिया रिसर्च हेड में जाहिर किया कि जी मैं मीडिया रिसर्च करता रहा हूँ। अब हुसैन हक्कानी साहब की तरफ आ जाए कि जिनके बारे में किन्होंने लिखा मीडिया रिसर्च करता रहा, ये बाब ग्रेनेड ने। अच्छा, बाब ग्रेनेड ने जिस हेड में जाहिर किया ना कि मैंने इस हेड में पैसे खर्च किए, वो मीडिया रिसर्च लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा, तो अब इन्होंने कहा कि जी मैंने हुसैन हक्कानी साहब को भी $30,000 दिए, 20,000 एक और 10,000 एक। हुसैन हक्कानी साहब कौन है? आम ये यानी कि यंग जनरेशन जिनको नहीं पता उनको बताना ज़रूरी है कि हुसैन हक्कानी साहब लेट 80s में फिर 90s में मुस्लिम लीग, ओरिजिनली तो ये जमात इस्लामी से हैं, जमीयत से हैं, लेकिन बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े शार्प हैं, चीज़ों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मीडिया में जर्नलिस्ट भी रहे। और फिर ये मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आते जाते रहे। लेकिन इनका जो असल अरूज है वो उस वक्त हुआ है कि जब इनको अमेरिका में 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाया था, तो इन्होंने काफ़ी उस वक्त काम किया था। लेकिन एक कंट्रोवर्सी आ गई थी, वो मेमोगेट। और वो स्कैंडल क्या था कि जब 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था अमेरिका की तरफ से, उस दौरान खदशा था, इस बात का डर किया जा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद मीडिया भी कर रहा था, सिविल सोसाइटी भी कर रही थी फ़ौज पे और इंटेलिजेंस पे। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको डर था कि कहीं ये जो है कू ना हो जाए, फ़ौज कब्ज़ा ना हुकूमत पर कर ले। तो इन्होंने अमरीकी हुकाम से रब्ता किया था एजाज़ नाम के एक आदमी के ज़रिए, जिन्होंने बड़ा कंट्रोवर्सी बनाई कि अमेरिका को पैगाम दिया कि हम पर ये कू हो सकता है। खैर वो मामला, उस पर एक कमीशन बनना, जस्टिस काजी फाइजी उस कमीशन के सरबराह बने, फिर वो मामला अदालत में चलता रहा। और अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल पहले जस्टिस नासिर सईद, 1 साल 1.5 साल पहले नासिर सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने वो केस सुन के फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया और ये बाइज्जत बरी हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया। हालांकि मीडिया में इन्हें काफ़ी ब्लैक पेंट किया जाता रहा कि ये जो पाकिस्तान मुखालिफ है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुखालिफ थे या हैं। ज़ाहिर है आप पाकिस्तान, एक अपनी राय है उनकी, एक उनकी राय है, वो पाकिस्तान को दरपेश जो मर्ज़ है उसकी तशख़ीस करते हैं और उसका हल भी तशख़ीस करते हैं। और ज़ाहिर है बाज़ लोगों को वो राय पसंद नहीं है। अच्छा, वापस टॉपिक पे आ जाए। कमिंग बैक कि इन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को $30,000 दिए। अब हुसैन हक्कानी साहब हैं, वो डिनाई करते हैं किस बात के कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से को दिलचस्पी रखते हैं, उसके लिए काम करने की दिलचस्पी रखते हैं। फिर वो दूसरी बात ये डिनाई करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी मेरा तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री का रोल है सियासत में, उससे कोई मैं उसका हामी नहीं हूँ, मेरा पब्लिक रोल है। लेकिन एक और बात है जो कम लोगों को पता है, वो ये है कि जब पाकिस्तान में पिछले दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इंडिया के साथ पीस प्रोसेस किया गया, तो उसमें हमारी फ़ौज फ्रंट पे थी, हमारी फ़ौज, जनरल बाजवा और हमारे जो फ़ौजी कमांडर्स थे वो चाहते थे कि नहीं, इंडिया के साथ पीस करें, इकॉनमी ठीक होगी, ट्रेड खुलेगी तो फिर रीजन की सूरत हाल भी ठीक होंगे, पाकिस्तान भी ठीक होगा। तो इन्होंने उसकी हिमायत की थी और इन्होंने, मुझे याद पड़ता है शायद वाशिंगटन पोस्ट में या किसी अमेरिकी जरीदे में एक मजमून भी लिखा था इसके बारे में, विच वॉज अप्रिशिएटिव ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय दी गवर्नमेंट, जनरल बाजवा। तो ये है। अब ये कहना कि एक लॉबिस्ट वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान में अमेरिकी गवर्नमेंट गिरा देगा, अच्छा जोड़ा क्या जा रहा है? जोड़ा ये जा रहा है कि वो जो लू हैं, डोनाल्ड लू, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ एशिया के अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में, तो डोनाल्ड लू ने
डोनाल्ड लू की इनके साथ दोस्ती है, यानी कि कानी साहब के साथ और बॉब ग्रेनेर के साथ, तो उन्होंने मिलके पाकिस्तान की गवर्नमेंट वैसे इस लिहाज से गिरा तो जो इमरान खान के बारे में कहते हैं ना कि यहूदी लाबी, तो वो इस तरह से जो कंजेक्चर्स हैं वो तो उधर भी मिल जाएंगे कि जी उनका जो वो ब्रदर इन लॉ है वो फ़लाँ जो यहूदी एक पता नहीं कौन सा फोरम है वो उसके साथ कनेक्टेड है, उस फोरम का फ़लाँ बंदा बड़ा इन्फ्लुएंशियल है। तो ये तो मेरे ख्याल इन इल्ज़ामात की कोई एंड को नहीं है। नहीं, और क्या दूसरा ये है कि क्या जो हुसैन हक्कानी साहब हैं उनके लिए ये काफ़ी थे पैसे, को $30,000 कोई रजीम चेंज के लिए? नथिंग। अच्छा, मामला ये है कि ये जो रजीम चेंज की टर्म है ना, ये बड़ी ना इम्प्रेस करती है किन लोगों को, उन लोगों को इम्प्रेस करती है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत इस्लामी दुनिया का कोई इनकलाब था। वो समझते हैं कि ये वाकई ये ना रजीम चेंज अमेरिका ने बैठ के कर दी है। अमेरिका को इमरान खान साहब के यहाँ पर इक़्तिदार में होने या ना होने का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं था, लेकिन अमेरिका, आप ये कहें कि पाकिस्तान से खुश था, नहीं था। इमरान खान साहब से खुश था, नहीं था। क्यों नहीं खुश था? कि इमरान खान साहब जो तालिबान का टेक ओवर है उसको कह रहे थे कि इन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ादी हासिल की है। फिर इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो उसामा बिन लादेन तो शहीद है। तो अमेरिका को ये बातें पसंद नहीं थी। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कंट्रोल किया उसमें पाकिस्तान का किरदार तो था, लेकिन थोड़ा था, लेकिन असल किरदार तो खुद अमेरिका का था जिसने फरवरी 2020 में दोहा में साइन किया था एग्रीमेंट। लेकिन अमेरिका को ये बात पसंद नहीं थी कि ये पाकिस्तान में हुकूमत में एक प्राइम मिनिस्टर बैठ के ये कि जो वो फ़लाँ शहीद हैं और जो इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पर करे। अच्छा, अब मामला ये है कि क्या अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान में हुकूमत गिरा सकता है? आंसर इज़ नो। जो लोग अमेरिका के सिस्टम को समझते हैं, अमेरिका को जानते हैं कि अमेरिका किस तरह से काम करता है, तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर है, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे, वो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं चेंज कर सकता, ना उसका किरदार है ना वो कर सकता है। अच्छा इजाज़, इस लिहाज से मैं आपको बताऊँगा कि असद मजीद साहब जो हैं, मैं असद मजीद पे आऊँ और फिर मैं चाहूँगा कि असद मजीद के वाले से आप बताएं कि अब मामला ये हुआ, इसी जिस बात को इमरान खान साहब ने इशू बनाया वो ये है कि इस साल के शुरू में एक हमारे जो सफ़ीर हैं तैनात जो अमेरिका में थे, असद मजीद, जो कि आजकल सेक्रेटरी खारजा हैं, असद मजीद साहब ने एक ख़त लिखा जिसे साइफ़र कहा जाता है यहाँ पर। साइफ़र के ज़रिए पैगाम भेजा कि जी डोनाल्ड ट्रू जो हैं वो उन्हें मिले एक प्राइवेट मीटिंग में, और उस प्राइवेट मीटिंग में उन्होंने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में अगर हुकूमत ऐसी रही तो ये अच्छा नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, और इस तरह की बातें की। और उस बात को इमरान खान साहब ने इशू बनाया कि जी वो जो है ना ये अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है। अच्छा, वो जो साइफ़र प्राइम मिनिस्टर के पास आया था वो अभी तक FIA तहकीकात कर रहा है, FIA के पास है ही नहीं है, वो FIA को नहीं मिला अभी तक। लेकिन असद मजीद साहब वो उनसे गुम हो गया ना, वो आज़म खान से गुम हो गया। आज़म खान जो मफरूर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, नहीं मफरूर तो हैं ही, मफरूर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आज़म खान मफरूर इस तरह से हैं चीमा साहब के FIA उन्हें 3 दफ़ा कह चुका है पेशी का, वो बैरून मुल्क गए हुए हैं और आ ही नहीं रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का भी शहजाद अकबर साहब के साथ होंगे शायद, एनी हाउ, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का भी। लेकिन असद मजीद जो है ना अभी फॉरेन सेक्रेटरी बने। असद मजीद के इर्द गिर्द के लोगों को आप जानते हैं, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपके पास क्या मालूमात हैं कि असद मजीद क्या बताते हैं कि वो जो साइफ़र था वो क्या कहानी क्या थी। अच्छा, वो जो अपने एक तो ये है कि ये एक इंटरप्रिटेशन का मामला है, तशरीह का, ठीक है, कि फ़लाँ बात का क्या मतलब है, ठीक है, और एजाज़ ने फ़लाँ बात की है, तो मेरा ख्याल है कि वो ये चाहता है। अब ये है कि जो मैंने सुना है, उन्होंने, उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं जी कि असद मजीद जो हैं वो ये नहीं समझते कि ये साइफ़र किसी साजिश का हिस्सा है। अच्छा, हाँ, वो कहते हैं कि ज़ुबान बड़ी उसने गलत इस्तेमाल की है, सख्त इस्तेमाल की है, गैर सफारती ज़ुबान है, लेकिन इसमें से ये साजिश तलाश करना कि कोई बाकायदा प्लानिंग है, वो ऐसा नहीं था। और उन्होंने जो उनका जो पॉइंट है वो ये कहते हैं जी कि अगर आप इसको ज़रा उस टाइम के बैकग्राउंड में देखें, पस मंज़र में देखें अगर आप, तो उस टाइम क्या हो रहा था। उस टाइम एक तो यूक्रेन वाली वार शुरू हो गई थी, और ख़ान साहब जो हैं वो जिस दिन उन्होंने कदम रशिया में रखा है और प्यूटन ने ऐलान कर दिया है कि भाई चढ़ाई कर दो यूक्रेन पे। दूसरा ये है कि ख़ान साहब उससे पहले जो यूरोपियन यूनियन है उनको भी को बुरा भला कह चुके थे, ठीक है, तो लिहाजा वो उनके एक एलाई भी वो अपना सफ़र करते हैं, और इससे पहले भी इनके मामलात कोई ख़ान साहब को
वो भी इतना पसंद नहीं करते थे और खान साहब भी उनको इतना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। इन्होंने भी जब कोई डोनाल्ड ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ दूसरी दफ़ा वो जब कंटेस्ट किया है तो इनके लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को फंडिंग करते रहे हैं। तो जो बाइडन है ना, अंकल बाइडन, उनको वो बात नहीं भूलती। उन्होंने क्या कि फ़ोन नहीं सुनना, करना ही नहीं है, ठीक है। आपका तो यानी एक और मामला है ना कि आपको उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, जो क्या नाम है उसका बॉब ग्रेनियर, हाँ हाँ, उधर जो है वो कॉल ही नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि इनके पास नंबर भी नहीं है, आपने तो फिर भी कोई उसको मैसेज तो किया ना, हे बाब। नहीं हम बात करते रहे हैं लेकिन इस बात का नहीं, बस ये कंट्री लेवल पे बात होगी है ना, वो अब जो है मसला, हाँ। तो खैर वो जो है वो समझते हैं कि उस पस मंज़र में अगर आप देखते हैं तो अमरीकियों को वैसे ही बड़ा गुस्सा था कि ये क्या उधर जो है रशिया चल पड़े हैं, ये सूरत हाल क्या बनी हुई है। अमरीकियों का एक अपना स्टाइल है ना भाई, हम चूँकि उनके हम कहें या ना कहें, लेकिन यह है कि हमारी बहुत ज़्यादा मुहताजी होती है और जो बंदा आपको ओब्लाइज कर रहा होता है, आप एहसान कर रहा होता है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। हम वो गुस्सा नहीं कर सकते कि अमेरिका किस मुल्क के साथ तलक रख रहा है, किसके साथ नहीं कर रखा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उस पस मंज़र में देखें तो वो गुस्से में था। एक तो ये है कि धमकी एक ये होती है कि कोई बंदा आपको बुला कर दे, कि वो मुझे स्टेट डिपार्टमेंट में बुलाता, वो बंदा मेरे ज़ुहराने पे आया हुआ था, उधर आगे वो धमकी दे गया और हमने नोट कर ली। और ये है कि उसमें साजिश नहीं, लेकिन ज़ुबान सख्त इस्तेमाल की। और उसी दिन, यानी ये मार्च 7 की बात है, और उसी दिन उन्होंने वो जो साइफ़र है वो इस्लामाबाद भेज दिया, जो कि इस टाइम जो है कुछ जो एक टाइम डिफरेंस होता है, इधर को 8 को दफ्तर में मिला होगा, और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था जो साइफ़र है उसमें उन्होंने शायद ये भी रिकमेंड किया था कि इनको जो है ना डिमार्श जारी करें, कि जो एहतजाजी मुरासला होता है अमरीकी सफ़ीर को बुला के भाई ऐ कि तुसी कर रहे हो, ठीक है। और उन्होंने कहा जी कि मैं वापस आया भी हूँ, तो मैं बाद में ये आज़म खान से भी मिलना चाह रहा था और मैंने कोशिश भी की, आज़म खान ने लिफ्ट ही नहीं कराई। अच्छा वैसे असद मजीद साहब का मैं अर्ज़ करूँ आपको, ये जितनी भी मालूमात आ रही है ना, ये असद मजीद साहब का भी कोई किरदार कोई इतना आइडियल किरदार नहीं आ रहा। मैं आई एम ओपन टू रिव्यू माई थाट्स। मेरे पास इस बात की इतला आता है कि असद मजीद साहब जो हैं उस वक्त अमेरिका के सफ़ीर थे, जब तक इनको इस बात का यकीन था ना कि पीटीआई की गवर्नमेंट रहेगी, इन्होंने एग्जैक्टली वही मौक़िफ़ इख्तियार किए रखा जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है। इस तरह की जो प्राइवेट कन्वर्सेशंस जो होती हैं उनमें डिमार्श नहीं जारी होता, ये एक रवायत है। इन्होंने डिमार्श रिकमेंड किया और वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन्होंने आके इमरान खान साहब को दिया और ये यूज़ कर लिया। अब गवर्नमेंट चेंज जो यहाँ पर इनको इस बात का यकीन दहानी कराई गई कि आपको सेक्रेटरी लगा दिया जाएगा। ये मैं अगेन ये बात कह रहा हूँ कि मैं अपने ख्यालात और मालूमात रिव्यू करने के लिए तैयार हूँ। बात करें, सुन लें। हाँ। इन्होंने आके वो बयान दिया, गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर मिले और गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि जी मैं, गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम कोई इंक्वायरी करें तो आपने जो आप उसमें देना है, तो इन्होंने कहा देना है। और अभी नतीजा ये है कि अब वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा हैं। मुझे तो कहीं भी मिले मैं उनसे ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगा, अभी तक मेरी मुलाकात नहीं उनसे हुई, लेकिन क्या पता है वो आपका वीलॉग देखते हो उन तक बात पहुँच जाए, जो भी पहुँच जाए। लेकिन अर्ज़ यह है कि इस सारे खेल में मुझे इनका जो रोल है वो एक टिपिकल, अच्छा, हमारे मेरा ख्याल है, मेरी बात मुकम्मल कर लेंगे। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है ना चीमा साहब, शायद ब्यूरोक्रेसी की बाद में बात कर लेंगे, अभी सुन लेना, मैं इसी बात पे कर रहा हूँ कि हमारे जो अफसरान होते हैं ना वो ये देखते हैं कि वाक़ इस तरफ की चल रही है। शायद सारे लोग ये देख रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं है। हर बंदा जो है ना वो देखता है, जो उसके लिए मैटर कर रहा होता है ना, वो उसकी तरफ देख के कि उसका मूड क्या है। और वैसे अक्लमंद आदमी जो है ना, वो जो अगर अपनी बात भी करे ना, उसको अपने अल्फाज, आपको तो ज़्यादा आइडिया है कि चूँकि आप वर्ड स्मिथ हैं कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं किधर, तो लेकिन ये है कि जो आपने ये बात की है ना, मैं इससे इख्तलाफ रखता हूँ। अच्छा, वो इख्तलाफ क्यों रखता हूँ? और ये इन्फॉर्मेशन, ये नहीं, मुझे नहीं पता कि असद मजीद किस तरह की आदमी है। नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता। तो फिर आप जो है इतनी नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे पीटीआई चीमा साहब, आप ना एक बात को माने कि आपके पीटीआई के लोगों से या उनकी हुकूमत में राब्ते कम थे, ठीक है। मेरे पीटीआई की हुकूमत में बड़े राब्ते थे और मुझे मालूमात मिलती थी। जो मुझे मालूमात पीटीआई की गवर्नमेंट से भी आई और जो मुझे मालूमात नून लीग की गवर्नमेंट से भी आई ना, उन दोनों को कोलैबोरेट करें ना, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ कि असद मजीद लेकिन साहब आपको ये पता है कि मैं एनालिसिस ज़्यादा बेहतर करता हूँ। जी, आपको एनालिसिस ज़्यादा मालूमात आप लाते हैं, एनालिसिस मैं उसका करता हूँ। है। अच्छा, मैं वैसे मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, वो ये है कि
जो उन्होंने अपने करीबी रुफ़क़ा से जो बात की है, उनका ये कहना है कि मेरा साइफ़र भेजने के बाद एक राब्ता हुआ है, और वो भी इन्हीं के 7 को ये मीटिंग हुई है, 7 को ही मैंने साइफ़र भेज दिया जो कि इधर 8 को पहुंचा है, और 8 को ही मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई है। उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। उसके बाद एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ने सरबराही की थी, जिसमें आर्मी चीफ आए थे, DGISI आए थे, सेक्रेटरी खारजा भी थे ना? नहीं, उसमें असद मुजीद नहीं, असद मुजीद उधर ही थे। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान आया हूँ, ठीक है, और मैंने आज़म खान से मिलने की कोशिश की है। राब्ते के हवाले से वो ये नहीं कहते कि उन्होंने कहा मैंने मिलने की कोशिश की, आज़म खान मुझे मिले ही नहीं है, ठीक है। लिहाजा उनका राब्ता उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि चलें जो भी गवर्नमेंट में हो, और वो भी इमरान खान जैसा आदमी लाउड माउथ, तो आप जो है तशरीह अगर उससे हट के करें तो लगता है कि जैसे आप कोई दूसरी साइड के साथ मिले हुए हैं, लेकिन वो उनका ये पॉइंट है। अब ये देखें ना, ये बड़ा एक थिन लाइन डिफरेंस है। वो जिस तरह पहले बात हो रही थी ना जी, वो मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, ठीक है। ये बातें एक अवाम उन्नास लेवल पे समझाना ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा, उनका ये पॉइंट है कि उसकी लैंग्वेज बड़ी ब्लंट थी, ठीक है, लेकिन जो होता है ना कि एक बाकायदा प्लानिंग है या साजिश है, वो कहते हैं कि मुझे वो एलिमेंट नज़र नहीं आया। इंतहाई उसने गलत ज़ुबान है उसकी, यानी कि सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, और वो कोई अपना गुस्सा लिए फिर रहा था, तो उस पैराए में बात कर रहा था। बाकी पाकिस्तान में उस टाइम जो है आगे वैसे अदम एतमाद की बातें चल रही थी। अमरीकियों को तो हमसे ज़्यादा पता होता है, ठीक है। जो इधर वो पहले भी विकीलीक्स आई तो पता चल जाता है, लेकिन पता चल जाने का ये भी मकसद नहीं होता कि आप ज़रूरी है कि उस साजिश में इन्वॉल्व हो। उमर, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक मिथ है। बाब ग्रेनियर से ना मैंने पूछा, मैंने कहा जी 12 अक्टूबर 1999 हुआ था, तो तुम्हें कब पता लगा? कहता जी तुम सुन के हैरान हो गए कि मुझे 12 अक्टूबर 1999 का, हम पढ़ रहे थे अखबारों में ही ज़्यादातर मालूमात थी, हमारी ज़्यादा तवज्जो अफगानिस्तान में थी। उसने कहा जी मुझे 12 अक्टूबर 1999 का 12 अक्टूबर 1999 के दिन पता लगा कि coup हो गया, शाम को, वो भी। कहता मैं मेरे ख्याल में विंडी चैम्बरलेन थी, नहीं, विलियम बी माइलम थे सफ़ीर उस वक्त अमेरिका के। याद है तो इस तरह जैसे बचपन में खेलते रहे। विलियम बी माइलम अमेरिका के सफ़ीर थे, तो बाद में अमेरिका की एक असिस्टेंट सेक्रेटरी रही हैं खातून, मैं नाम उनका स्लिप कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी में थी, अमेरिका की सफारत खाने में थी। तो कह रहे हैं कि मैं अपने दफ्तर में रूटीन में मौजूद था, तो उसने मुझे आके बताया कि टीवी लगाओ, तो मैंने टीवी लगाया, तो पता चला कि जी ये पाकिस्तान में coup हो गया, और फिर हमने राब्ते रुब्ते किए। अच्छा, 2 बातें क्विकली करूँगा और फिर बात करेंगे, ख़त्म करते हैं। एक बात यह है कि ये जो बाब ग्रेनियर है ना, इनका हमारे जो DGISPR है ना मौजूदा, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब गालबन, इनसे भी एक ताल्लुक है, इनके वालिद से भी एक ताल्लुक रहा है। अच्छा, इनके जो हमारे DGISPR हैं, इनके वालिद हैं बड़े रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट रहे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करते रहे, पाकिस्तान के इदारों में काम करते रहे। उनका नाम है सुल्तान बशीरुद्दीन। काफ़ी सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, बड़े मजहबी ज़हन के आदमी हैं। तो मेरे ख्याल उन्होंने कुछ जिन्नों के हवाले से भी लिखी थी कि जिन्नों को किस तरह कंट्रोल करके हम साइंसी तौर पे कैसे कोई तवानाई बना सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, इस तरह की काफ़ी सारी किताबें, वो एक मजहबी जो है ना ज़हन रखने वाले आदमी हैं। तो आपको याद है कि 2003-4 में गालबन पाकिस्तान पे एटमी फैलाव का एक इल्ज़ाम लग गया था कि इसमें डॉक्टर AQ खान। तो उसमें इब्तदाई तौर, उससे पहले एक इल्ज़ाम लगा था कि पाकिस्तान के कुछ साइंटिस्ट हैं, वो गए हैं अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में जाके उन्होंने उसामा बिन लादेन से मुलाकात की है, और एक तंजीम थी उम्मा तामीर नो। वो उम्मा जो तामीर नो थी ना, वो सुल्तान बशीरुद्दीन साहब थे उसमें, और ये अफ़गानिस्तान गए थे। फिर इनसे पूछगिछ की, अल शीर ट्रस्ट के साथ भी मेरे ख्याल शायद कुछ ताल्लुक था, मुझे सही एग्जैक्टली पता नहीं। तो जो सुल्तान बशीरुद्दीन साहब हैं, इनको अमरीकी हुकाम ने, बाब ग्रेनियर, और उन्होंने पाकिस्तान के जो उस वक्त के फ़ौजी हुकाम थे उनसे रब्ता किया। तो फिर तय ये पाया कि जो सुल्तान बशीरुद्दीन साहब हैं, उनसे पूछगिछ होगी अमरीकी सफारतखाने के अंदर। तो सुल्तान बशीरुद्दीन साहब जो है वो अमरीकी सफारतखाने में गए, तो इनसे सवाल जवाब हुए, तो चूँकि उस वक्त भी इनकी काफ़ी उम्र थी, तो इनको सुल्तान बशीरुद्दीन साहब को दिल का दौरा पड़ गया उस दौरान, रूटीन में, कोई उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी, और फिर इनको इमरजेंसी में ले जाया गया, इनका इलाज किया गया, तो फिर वो रूबा सेहत हुए। लेकिन अमेरिका के साबिक CIA के जो चीफ हैं, लियोन पेनाटा से पहले जी जो 9/11 हुआ था, जो CIA चीफ थे, उन्होंने अपनी किताब में भी इस हवाले से लिखा हुआ है, अपनी उनकी किताब में भी, और इनकी किताब में, बाब ग्रेनियर ने भी अपनी किताब में इस हवाले से
कुछ थोड़ी सी बात की हुई है। तो ये इनका हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको बड़ा जानते हैं। अच्छा, अब आखिरी दो बातें वो ये, पहले भी दो बातें क्या दो बातें थी। आखिरी बात कि आप ये कहें कि पाकिस्तान में हुकूमत अमेरिका गिरा सकता है। आंसर है यस। कैसे? वो सिर्फ एक सूरत में गिरा सकता है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री को कहे और मिलिट्री उसकी बात मान ले और मिलिट्री हुकूमत को गिरा दे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अमेरिका के ऊपर, साजो सामान और बहुत सारे हमारी डिपेंडेंस है उनसे। लेकिन क्या हमारी जो फ़ौज है अमेरिका की सारी बातें मान लेती है? आंसर इज़ नो, नहीं मानती। क्या अमेरिका फ़ौज को कभी इस तरह कहता है? आंसर इज़ नो। ये जो थिंकिंग है ना कि अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमतें गिराता है, बनाता है, ये थिंकिंग आई कहाँ से? ये भुट्टो साहब ने जब उनकी गवर्नमेंट गिरी ना, तो उससे पहले उन्होंने कहा था, एक लेटर ले आया था कि जी अमेरिका जो है ना, अमेरिका मुझे मेरी गवर्नमेंट गिराना चाहता है और मैं इस्लाम का स्पाई हूँ, और मैंने मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाई थी। इमरान खान साहब भी यही कहते रहे। तो एक्चुअल बात यह है कि अमेरिका का इस मुल्क में दिलचस्पी नहीं है। अमेरिका की इस रीजन में दो दिलचस्पी मेरी बात सुने, वैसे अमेरिका को गवर्नमेंट गिराने में कोई गर्ज इसलिए भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं है कि उनके जो ज्यादा मामला होते हैं ना वो दफाई होते हैं। दिस इज व्हाट। तो फौज के उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, इधर से लोग ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, उधर से असला आ रहा होता है। और इवन जब ये साइफर की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो एयर चीफ जो है वो बड़े अपसेट थे इस बात पे। वो इस बुनियाद पे अपसेट थे कि हमने कोई उधर से कोई F-16 के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का था या क्या मामला था कि वो ना था, और ये इस क्राइसिस की वजह से हमारा काम फिर रुक गया। तो चीमा साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि सेंटकॉम के चीफ भी यहाँ पर आए हुए थे, और 12 अक्टूबर से पहले भी सेंटकॉम के चीफ यहाँ पर आए थे। ये नहीं कि कू करवाने आए थे। अमेरिका को 12 अक्टूबर के कू का खतरा था, लेकिन वो उसके पीछे नहीं था, मुखालिफ था। अमेरिका ने पाबंदियां पाकिस्तान पर आयद मुशर्रफ साहब पर। इमरान खान कौन सी ऐसी थ्रेट बना हुआ नहीं था अमेरिका के लिए कि जो वो कहते थे कि अच्छा अगर ये बात होती इससे ज़्यादा और गलत ज़ुबान, इमरान खान ने तो उस तरह की कोई ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। जो फिलिपाइन का प्रेसिडेंट था उसने ओबामा के बारे में बड़ी गलत ज़ुबान इस्तेमाल की थी। जैसे होता है ना कि एक किसी को कि उसको अफ्रीकन बैकग्राउंड की बुनियाद पे, तो यानी उधर उसको तो नहीं उन्होंने गिराया नहीं। और या जो अर्दुगान है जो तुर्की का प्रेसिडेंट है, ये इसके अमेरिका के साथ अक्सर झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको तो नहीं उन्होंने गिराया। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया था कि जिस पे उन्होंने गिराना था? रशियन प्रेसिडेंट, और रशिया को तो हम जरा छोड़ें जी कि वो उनका आपस में पुराने मामला चल रहे हैं। तो अच्छा नहीं उमर, अमेरिका के जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट हैं वो दो तरह के इंटरेस्ट हैं। एक है अफगानिस्तान के कहीं उनसे दहशतगर्दी वहाँ से ना हो जाए उनके यहाँ, दूसरा चाइना, वो उनका एक इंटरेस्ट है, और तीसरा एक इंडिया भी है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा वो इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान का उसे पता है नहीं होगा। तो अमेरिका ना इंटरेस्ट रखता है पाकिस्तान की हुकूमत बनने या गिरने में, ना उसका कोई चक्कर है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना मफाद लेना है उसके स्ट्रेटेजिक जो इंगेजमेंट है वो फौज के साथ है, वो ले लेता है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो ना उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत कराई, ना वो ऐसा किया उन्होंने, रिकॉर्ड पे ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर कोई हुई तो हम बताएंगे। तो नाजरीन, उमर चीमा ने और मैंने जो गुफ्तगू आपको की है उसमें यकीनन आपको बहुत सारी नई मालूमात हमने देने की कोशिश की है। आप हमें देखते रहा करें। आप देखें कि कोशिश कामयाब हुई है, नहीं हो सकता कि आपके पास ये मालूमात पहले से मौजूद हो। और अगर आप में से किसी के पास किसी किस्म की कोई मालूमात है तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल लिखा हुआ है, हम उस ईमेल को गौर से पढ़ते हैं, और उसमें अगर आप मालूमात दें तो हम उसे गौर से पढ़ते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर आपने किसी किस्म की क्रिटिसिज्म करनी है या वो आप करते रहते हैं, मेरे बारे में तो वो पब्लिकली करते रहे। उमर चीमा की बहुत तारीफ़ें हुई हैं, आजकल चीमा साहब बहुत खुश हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, चीमा साहब की तारीफ़ें करते रहें। लेकिन अब आप सईद की भी जो है जारी रहनी चाहिए, जारी रखें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप हम दोनों की तारीफ़ से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उसके ऊपर बात करें, उस पर गौर करें, और अगर आपके पास कोई काउंटर इन्फॉर्मेशन है हमसे ज़रूर शेयर करें। मुझे और उमर चीमा को आज के लिए इजाज़त दीजिए और हमें देखते रहिए।